नमो अर्यताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव साहुणम ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणाश्रम मंगलाणं च सव्यसेन प्रणवम हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय विनम्र। लास्ट क्लास के किसी के कोई डाउट्स है क्या? ठीक, आज हम देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने आत्मा द्वार देखा था और उपयोग द्वार देखा था। उपयोग द्वार में हाँ, एक बात, आज जो पोल का क्वेश्चन एक डला हुआ है, असन्नी नैरिक जीवों में क्या था आगे? असन्नी नैरिक जीवों में इनमें से क्या हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन था शायद। तो आपको एक बात तो ध्यान में है ना कि हम जो सन्नी, शायद हमारी ये बात चली कि नहीं चली ध्यान में नहीं आ रहा है। सन्नी और सन्नी द्वार में एक बार फिर से देख लेते हैं। सन्नी और सन्नी द्वार में क्या कहा है? हम सन्नी किसको ले रहे हैं और किसको नहीं ले रहे हैं, ये एक बार ध्यान में रखना कि जो मन वाले जीव हैं, मन वाले जीवों को संगी कहा है। मन वाले जीव अर्थात चिंतन मनन के लिए जो दीर्घकालिक संज्ञा, जिसको हमने बोला है कि वो 3 काल के, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रिलेटेड कोई भी चिंतन मनन करना है, उसके लिए अपने मन का प्रयोग करते हैं, मन का उपयोग करते हैं, उसको उन जीवों को हम सन्नी जीव बोलते हैं। और जो बिना मन वाले जो बिना मन वाले जीव होते हैं, उनमें क्या नहीं होता? मन नहीं होता, मतलब वो चिंतन मनन कर ही नहीं सकते। चिंतन मनन की प्रोसेस कब होगी? जब जीव के पास मन होगा। और अगर है, मन का प्रयोग किया जा रहा है, म्यूट कीजिए। आप लोग ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम से जो भी ज्वाइन करेगा तो आप लोग म्यूट करते हुए ही ज्वाइन करना, ठीक है? क्लास के बीच में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ठीक है। तो जो भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रिलेटेड चिंतन मनन करना है, उसको दीर्घकालिक की संज्ञा बोलते हैं। और वैसे जो भी मन का प्रयोग करते हैं उसके लिए, तो वो सन्नी जीव कहलाते हैं। और जिनके पास मन ही नहीं होगा तो वो चिंतन मनन नहीं कर सकते। तो इस अपेक्षा से हमने क्या बोला? असन्नी बोला उनको। पर अब असन्नी जीव में हमने ये तो बोल दिया कि बिना मन वाले हैं। तो बिना मन वाले कौन कौन से, अगर हम मतलब इसकी जीवों के भेद की अपेक्षा बात करते हैं या गति जाति की अपेक्षा बात करते हैं, तो हमने क्या देखा कि जो नैर्यक होते हैं और जो देवता होते हैं। देखो, पहले असन्नी कंपलसरी कौन कौन होते हैं? एक पांच पांच स्थावर, तीन हाँ, विकृंद्री। एक बार सुनिए, ठीक है? एकेंद्री, द्विंद्री, त्रिंद्री, चतुरिंद्री, यहाँ तक तो कंपलसरी आपको, मतलब याद रखने के लिए इस टाइप से लेते हैं कि यहाँ तक तो कंपलसरी क्या होते हैं? असन्नी ही होते हैं। और पंचेंद्री में जब भेद आता है तो पंचेंद्री में 2 कैटेगरी हो जाती है। एक होते हैं असन्नी जीव और दूसरे होते हैं सन्नी जीव। तो जिनमें मन होता है उनको हम सन्नी बोलते हैं, और जिनमें मन नहीं होता उनको हम असन्नी बोलते हैं। अब पंचेंद्री में कैटेगरी किस किस की आती है? तो पंचेंद्री में कैटेगरी आती है नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवता, ठीक है? अब इसमें हमें जो पता है ना, ऊपर ऊपर से पहले वो देख लेते हैं। तिर्यंच गति में पंचेंद्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सब तो हमने तिर्यंच गति है, ये तो हमने देख ही ली कि ये सभी असन्य होते हैं। यहाँ पे हम सॉरी, पंचेंद्री तिर्यंच की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो मनुष्य में असन्य मनुष्य होते हैं और सन्नी मनुष्य भी होते हैं। असन्नी मनुष्य कौन होते हैं? जो समुच्चय होते हैं, ठीक है? और सन्नी मनुष्य हम गर्भज वगैरह की बात करते हैं। गर्भज हुए, युगलिक भी गर्भज की कैटेगरी में ही आते हैं ये सब। असन्नी और सन्नी। अब जो तिर्यंच होते हैं उसमें भी भेद होता है असन्नी का और सन्नी का।
असन्नी और सन्नी का भेद होता है। हाँ, तो ये जो असन्नी और सन्नी का भेद है तिर्यंच पंचेंद्रिय में, उसमें मतलब जैसे यहाँ पर तो हम सिर्फ समुच्चय मनुष्य की बात करते हैं और यहाँ पे गर्भज की बात करते हैं सन्नी में। यहाँ पर भी असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय और सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय में जनरली सभी भेद मतलब अपर्याप्त पर्याप्त वगैरह सब देखा जाता है। तो मोटे मोटे रूप से अब जब हम देखेंगे तो ये जो असन्नी पंचेंद्रिय है, ठीक है, और इसके अलावा ये जो विकलेंद्रिय हैं, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? विकलेंद्रीय बोलते हैं, है ना। तो विकलेंद्रीय जो समुच्चय पंचेंद्रीय तिर्यंच और विकलेंद्रीय, एक मिनट, विकलेंद्रीय तो उत्पन्न होते नहीं है ना नैरेक में। हाँ ठीक है। जब हम असन्नी पंचेंद्रीय तिर्यंच की बात करते हैं, ये तो एक तरफ रख देते हैं कि ये सभी असन्नी है। और जब पंचेंद्रीय में बात करते हैं तो नैरेक और देवता कंपलसरी सन्नी होते हैं। ठीक है, इतना समझना अभी। नैरेक और देवता कंपलसरी सन्नी होते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि नैरेक और देवता कंपलसरी पर्याप्त होके ही काल करते हैं, वैसे ही समझना कि नैरेक और देवता सन्नी होते हैं। लेकिन बात कहाँ आ जाती है कि अगर असन्नी पंचेंद्रीय तिर्यंच काल करके नैरेक या देवता में उत्पन्न हुए, ठीक है, समझना, नैरेक और देवता में उत्पन्न हुए कौन? असन्नी पंचेंद्रीय तिर्यंच। असन्नी पंचेंद्रीय तिर्यंच जब काल करते हैं उस समय सम्यक दृष्टि होते हैं या मिथ्या दृष्टि होते हैं? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि क्योंकि होते हैं। ये सिर्फ अपने अपर्याप्त अवस्था तक ही सम्यक दृष्टि रह सकते हैं। इनमें सिर्फ साधन सम्यक तो पाया जा सकता है, वो भी पूर्व भाव से लाया हुआ। उस भाव में उनको साधन सम्यक तो प्राप्त नहीं होता। तो वो अपर्याप्त, वो शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त होने के पहले ही उनका साधन सम्यक बहुत आंशिक मतलब बहुत कम काल के लिए रहता है। तो वो थोड़ी देर में ही क्या हो जाता है, मतलब डाउन आके मिथ्या दृष्टि हो ही जाते हैं कंपलसरी, और लाइफ लॉन्ग मिथ्या दृष्टि रहते हैं। तो जब ये जीव काल करेंगे तब ये जीव क्या होंगे? मिथ्या दृष्टि होंगे। मिथ्या दृष्टि जीव जब नैरेक या देवता में उत्पन्न हुए, क्योंकि ये नैरेक देवता में उत्पन्न हो सकते हैं, तो नैरेक देवता में उत्पन्न हुए, और हम बोलते हैं कि नैरेक और देवता में कंपलसरी 3 ज्ञान और या फिर 3 अज्ञान और 3 दर्शन तो रहते ही रहते हैं। 3 ज्ञान या 3, अगर सम्यक दृष्टि है तो 3 ज्ञान और 3 दर्शन होंगे, और अगर मिथ्या दृष्टि है तो 3 अज्ञान और 3 दर्शन होंगे। लेकिन जब बात असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की आती है कि असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय नैरेक और देवता में उत्पन्न हुए, तो जब ये जाते हैं वहां पर नैरेक और देवता में उत्पन्न होते हैं, तो अपर्याप्त अवस्था में उनके पास मतलब जैसे बोलते हैं ना कि भव प्रत्यय से उनको, उनका भव का स्वभाव है नैरेक और देवता की, उनके पास 3 ज्ञान या फिर 3 अज्ञान होंगे कंपलसरी। लेकिन उनके इनके पास जो असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय जो गए नैरेक और देवता में, उनके पास विभंग ज्ञान, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है तो ऑफकोर्स वहां जाके मिथ्या दृष्टि अवस्था में काल किया, वहां जाके मिथ्या दृष्टि बना, मिथ्या दृष्टि नैरेक के रूप में उत्पन्न हुआ। तो हम किसकी बात करेंगे? अब विभंग ज्ञान की बात करेंगे। क्योंकि अवधि ज्ञान तो अगर कोई सम्यक दृष्टि है, इनमें से बात करें, ये तो जाते ही नहीं है, ये और ये अगर काल करके जा रहे हैं मिथ्या सम्यक दृष्टि, तो नैरेक और देवता में उत्पन्न होने के समय पे उनके पास क्या होगा? अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान तो कंपलसरी है कि अवधि ज्ञान तो उत्पत्ति के समय उनको होता ही होता है। पर अगर वो यहाँ से काल करके नैरेक और देवता बने, तो मिथ्या दृष्टि अवस्था में नैरेक और देवता अपर्याप्त अवस्था में उनके पास विभंग ज्ञान, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है तो विभंग ज्ञान की बात करेंगे, विभंग ज्ञान नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ मतलब इस अपेक्षा से ये सिर्फ अभी समझना कि अपर्याप्त अवस्था में नैरेक या देवता को क्या नहीं होता? विभंग ज्ञान नहीं होता। और जब उनको विभंग ज्ञान नहीं होता, भले ही उनके पास भले ही उनके पास मति अज्ञान है, उनके पास श्रुत अज्ञान है, लेकिन दोनों के होने के बावजूद भी उनके पास अगर विभंग ज्ञान नहीं है, तो उतने ड्यूरेशन तक के लिए वो क्या कहलाते हैं? अपर्याप्त अवस्था में वो क्या कहलाते हैं? असन्नी कहलाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब आपसे पूछें कि क्या असन्नी नैरेक पॉसिबल है,
तो भव स्वभाव से तो नैरेक और देवता सन्नी ही होंगे, मन वाले ही होंगे। लेकिन अगर असन्नी पंचेंद्रिय, क्योंकि असन्नी है, ये भी मन वाला जीव था, वो अगर काल करके असन्नी मिथ्या दृष्टि होता है और असन्नी होता है, बिना मन वाला होता है, वो काल करके नैरेक देवता में उत्पन्न हो जाए, तो अपर्याप्त अवस्था में तुरंत उनके पास मन, मतलब जब तक संभावना, ऐसा बोल सकता है कि जब तक मन पर्याप्ति पूरी नहीं होती, इसके लिए मतलब मैं एक गैसिंग के हिसाब से बता रही हूँ, एक बार हम कंफर्म करेंगे कि मन पर्याप्ति पूरी होने के बाद, वैसे तो यही होता है शायद कि मन पर्याप्ति पूरी होने के बाद, जहां तक ध्यान में आ रहा है, पर एक बार उसको अभी साइड में रखते हैं। इतना समझना कि उस अपर्याप्त अवस्था जो भी है, मन पर्याप्ति है या उससे पूर्व की अवस्था है, जो भी है, पर उस अपर्याप्त अवस्था में उनको हम क्या कहेंगे, असन्नी ही कहेंगे, और विभंग ज्ञान की अपेक्षा। ठीक है, बाकी तो लगभग सब था ही। ठीक है, एक बार जैसे ये मैंने ज्ञातव्य वाला पॉइंट पढ़ लेना, शायद ये ज्ञातव्य वाला पॉइंट रह गया था जहां तक ध्यान आ रहा प्रणाम था। दीदी, जय जिनेन्द्र दीदी। प्रणाम दीदी, जय जिनेन्द्र। मैंने हाँ, जैसा सुना है वैसे ये पर्याप्त होने से कुछ देर पहले मतलब उनको विभंग ज्ञान शायद हो जाता है, इसलिए वे उस अवस्था में मतलब वो कुछ देर के लिए असन्नी रहते हैं और फिर वे संगी हो जाते हैं। कुछ देर के लिए हाँ, और इसमें अपर्याप्त मतलब अवस्था में ही विभंग ज्ञान हो जाता है। अपर्याप्त नहीं, अवस्था के पूर्ण होने से पहले, थोड़ा सा पहले, और जो उसमें भवनपति वाण में अंतर है उनको भी वैसे ही होता है, मतलब और देवताओं को नहीं, भुवनपति वाण में अंतर का, ऐसे जैसे अच्छा, मेरा ध्यान में है। हाँ फिर आप कंफर्म कर लीजिएगा, अगर मेरी गलती हो तो बता दीजिएगा। ठीक है। और नैरिक हाँ हाँ देवता हाँ, को बिल्कुल पर्याप्त उनसे देखते हैं, कुछ एक बार देर हम लोग पहले, कंफर्म। कुछ समय पहले अपर्याप्त अवस्था में ही उनको, इसीलिए अपर्याप्त अवस्था में उनको विभंग ज्ञान हाँ मतलब माना भी है और नहीं भी माना है वैसे, कि उस हाँ, समय जैसे नहीं जय उत्पत्ति के समय, जिनेन्द्र ठीक दीदी, ठीक ठीक है। जय जिनेन्द्र उत्पत्ति दीदी। के समय नहीं हाँ होता है। समुच्चय मनुष्य तो जाएगा हाँ नहीं हाँ, ना बोलिए ना नैरिक और कुछ देवता में। हाँ, वो हाँ, तो हमने समुच्चय क्रॉस कर मनुष्य दिया ना। तो नहीं जाए। समुच्चय मनुष्य नहीं, हाँ, असन्नी समुच्चय मनुष्य जाएगा समुच्चय नहीं। दिव्यांग पंचेंद्रिय की बात कर रहे हैं। तो ये भी हाँ, तो एकांत मिथ्या दृष्टि, एकांत असन्नित मतलब व्यंग मिथ्या दृष्टि पतेंद्रिय। होते हैं पर्याप्त अवस्था में तो। ठीक है, हाँ, सन्नित व्यंग पचेंद्र के पर्याप्त हिसाब क्या से माना जाएगा ना। अपर्याप्त अवस्था में भी मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, पर अपर्याप्त वाला मतलब, चलो एक बार हम नेक्स्ट पे चलते हैं क्या, इसका जो भी डाउट रहेगा, जैसे कि अभी शशि आंटी बता, उसमें मतलब बोल सकते हैं कि विभंग हम्म, ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में उनके हो जाता है पर्याप्तियां पूरी करने से पहले, तो बाकी हम एक बार और कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, ठीक है अभी दीदी, हम ठीक आगे है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका इसका स्क्रीनशॉट ले ले मैडम, स्क्रीनशॉट। हाँ, ले लीजिए। नेक्स्ट थोड़ा सही द्वार को। है हमारा 19, उपयोग द्वार हो गया था। इसमें बस डेफिनेशंस देखने की थी, जिसमें से 5 ज्ञान हो गया। ठीक है, यस इन यस। शॉर्ट हमने जो 5 ज्ञान देखे थे, वो पांच पांच ज्ञान की तो हमने डेफिनेशन ज्ञान द्वार में देख ही ली थी, और उपयोग में 4 दर्शन की डेफिनेशन भी हमने देख ली थी, बचे 3 अज्ञान। तो 3 अज्ञान की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट द्वार पे आते हैं। जय जिनेन्द्र, इसमें है ना अपर्याप्त अवस्था में विभंग ज्ञान नहीं होगा, और पर्याप्त अवस्था में तो हो जाएगा ना विभंग ज्ञान। पर्याप्त अवस्था में मिथ्या दृष्टि है तो विभंग ज्ञान होगा। हाँ, या फिर पर्याप्त अवस्था में विभंग ज्ञान, मिथ्या पर्याप्त अवस्था में तो विभंग ज्ञान होगा। पर्याप्त अवस्था में तो होगा, अपर्याप्त का डाउट, मतलब अपर्याप्त का डिस्कशन चल रहा था अभी। या फिर पर्याप्त में तो मिथ्या दृष्टि है तो होगा ही, और सम्यक दृष्टि है तो अवधि ज्ञान होगा। ठीक या है, फिर थैंक यू। पर असन्नी अपर्याप्त अवस्था में की होता बात हो रही नहीं है थी। विभंग ज्ञान। या फिर पर्याप्त में कुछ देर असंगी रह नहीं, करके संगी। अपर्याप्त में विभंग ज्ञान होता ही नहीं है, क्योंकि वो वैसे मिथ्या दृष्टि है ना, इसलिए। ठीक ठीक है, एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, शायद समझने में कुछ पर्याप्त में। गलती हो गई हो, जैसा भी हो। हाँ हाँ, एक बार हम कंफर्म करके जो भी फाइनल रहेगा उसको वापस नेक्स्ट क्लास ध्यान दिला देना एक बार, तो एक बार वो ले लेंगे नेक्स्ट क्लास में पहले, या पर्याप्त तो अवस्था में कुछ डाउट नहीं देर तक रहेगा। असंगी रह जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। पर्याप्त अवस्था में कुछ देर असंगी रहकर फिर संगी हो जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। हाँ वही, कुछ देर रखने में अपर्याप्त रह रहकर गया होगा, तो जो भी होगा हम देख लेंगे। कुछ देर हाँ हाँ, असंगी कोई रहकर फिर संगी हो जाते हैं पर्याप्त अवस्था में, मतलब कुछ देर असंगी माना है, इसलिए हो सकता है, ये हो सकता है। दीदी हाँ अन्य हाँ, ठीक है, देख लेते हैं, देख लेते हैं जैसा भी होगा।
एक बार साकार उपयोग में 3 अज्ञान के विषय में हम डेफिनेशन देख लेते हैं। मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि कौन से जीवों को होती है? हमने गुण स्थान से देखा ही था। मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों को इंद्रिय मन की सहायता से उत्पन्न होने वाली मति को मति अज्ञान कहते हैं। श्रुत अज्ञान में मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों को इंद्रिय मन की सहायता से उत्पन्न होने वाले श्रुत को श्रुत अज्ञान कहते हैं। ये एक सामान्य मतलब जस्ट उससे सामने उसके सम्मुख होके जो भी मतलब हमको डायरेक्ट एक अंश में हो रहा है और उससे और स्पष्टतर जानना श्रुत के अंडर में आ जाता है। फिर विभंग ज्ञान, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों को इंद्रिय एवं मन की सहायता के बिना, यहाँ पे दोनों इंद्रिय मन की सहायता लगती है, यहाँ पर इंद्रिय और मन की सहायता के बिना साक्षात आत्मा से। और अवधि मतलब अवधि जो ज्ञान होता है वो अवधि का मतलब क्या होता है? मर्यादा। तो किसकी मर्यादा? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्लस सेकंड होती है रूपी पदार्थों की। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक होने वाले रूपी पदार्थों के बोध को अब विभंग ज्ञान कहते हैं। विभंग ज्ञान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मिथ्या दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि को हो रहा है इसलिए, और अगर सम्यक दृष्टि को होता तो हम अवधि ज्ञान कहते हैं। फिर ये तो हो गया था ना, ठीक है। अब आज नेक्स्ट द्वार देख लेते हैं, जीव के भेद। जीव के भेद देखो, हम यहाँ पर जीव के, वैसे तो जीव के अलग अलग अपेक्षाओं से बहुत सारे भेद होते हैं, यहाँ पर हम जीव के 14 भेद की अपेक्षा बात कर रहे हैं। जीव के 14 भेद। हाँ, विश्व निमित्त द्वार 20वां नहीं, उस दिन 18th रह गया था, 18th चल रहा है। पहले द्वार 18 नहीं करा था हमने, 17 के बाद डायरेक्ट 19 कर लिया था। ठीक है, जीव के 14 भेद। अब जैसे अभी हमने देखा ना, एकेंद्री, द्विंद्री, त्रिंद्री, चतुरिंद्री और पंचेंद्री, है ना। इसमें एकेंद्री में 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं सूक्ष्म एकेंद्री, दूसरे होते हैं बादर एकेंद्री। ठीक है, द्विंद्री क्या होता है? सूक्ष्म होता है कि बादर? द्विंद्री में ओनली बादर का भेद होता है, द्विंद्री ओनली बादर होता है। सूक्ष्म अगर कोई जीव है तो मात्र एकेंद्री ही होगा वो, है ना। तो ये भी बादर होते हैं, ये भी बादर, आगे के सब बादर ही होते हैं। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म में। ठीक है, सूक्ष्म एकेंद्री हुआ, बादर एकेंद्री हुआ, एकेंद्री के 2 भेद हो गए। अब सूक्ष्म एकेंद्री, मान लो कोई जीव है, सूक्ष्म एकेंद्री जीव 2 टाइप का हो सकता है। मान लो ये उसकी लाइफ है, इस पूरी लाइफ में एक एकेंद्री जीव तो ऐसा है कि वो इस पूरी लाइफ को, या फिर पूरी मतलब वो पर्याप्त, इतनी अवस्था में पर्याप्तियां पूरी करता और फिर इस अवस्था में वो पर्याप्त कहलाता। तो वो पर्याप्त कहलाने के बाद ही काल करा तो वो कहलाता है लब्धि पर्याप्त, है ना। अपनी पर्याप्तियां पूर्ण है उसको हम बोलते हैं लब्धि अपर्याप्त। तो एकेंद्रीय जीवों में भी ऐसी पॉसिबिलिटी होती है 2 टाइप की, एक तो होते हैं लब्धि पर्याप्त, एक होते हैं लब्धि अपर्याप्त। ठीक है, तो ऐसे जो भेद हैं ये सूक्ष्म में भी पाए जा सकते हैं, बादर में भी पाए जा सकते हैं। इस अपेक्षा से हमारे जो जीव के भेद चलेंगे वो क्या चलेंगे? सबसे पहले हम किसके, सबसे छोटे लेवल से आगे लेवल बढ़ता है, तो सबसे पहले हम सूक्ष्म की बात कर लेते हैं। सूक्ष्म एकेंद्री है, सूक्ष्म एकेंद्री कौन से भेद हैं? जो अपनी पर्याप्तियां पूरी करे बिना ही काल कर जाएंगे, मतलब अपर्याप्त जीव है वो। सेकंड भेद किसका होगा? सेकंड वापस सूक्ष्म जीव का ले लेते हैं, लेकिन वो पर्याप्त होने के बाद काल करेगा। ठीक है, थर्ड भेद किसका लेंगे? तो थर्ड ले लेते हैं बादर का। बादर एकेंद्री, लेकिन वो क्या है? अपर्याप्त है, पर्याप्तियां पूर्ण होने के पहले ही काल करता है। और फोर्थ है बादर का, एकेंद्री जीव का पर्याप्त का भेद। ठीक है, ये तो लाइन से। अब फिर फिफ्थ भेद किसका आएगा? तो यहाँ पर ओनली बादर होता है द्विंद्री, और द्विंद्री में अपर्याप्त के भेद भी होते हैं और पर्याप्त के भेद भी होते हैं। दोनों तरह से जीव काल कर सकता है, पर्याप्तियां पूरे करे बिना भी और पर्याप्तियां पूर्ण करने के बाद भी। इसीलिए यहाँ पर ओनली 1 द्विंद्री का भेद है। 5th नंबर पर हम लेंगे द्विंद्री। कौन से वाले द्विंद्री? पहले हम लो लेवल पे चलते हैं, अपर्याप्त का भेद, उसके बाद फिर पर्याप्त का भेद। नेक्स्ट है त्रिंद्री।
अब इंद्रियां, एक और इंद्री बढ़ गई तो ये इससे हायर लेवल का जीव हो गया। पहले उसका अपर्याप्त का भेद लेंगे, फिर उसके पर्याप्त का भेद लेंगे, फिर बात करते हैं चतुरिंद्री की। ये एक इंद्री और बढ़ गई, पहले अपर्याप्त का भेद और फिर चतुरिंद्री पर्याप्त का भेद। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब बारी आती है पंचेंद्री जीव की। तो पंचेंद्री में भी अपर्याप्त और पर्याप्त दो तरह के जीव हो सकते हैं, तो हमें पता ही है। लेकिन इसके अलावा भी जो पंचेंद्री के भेद होते हैं उनमें हमको क्या, जैसे कि अभी हमने देखा कि ये सब तो क्या होते हैं, ओनली एंड ओनली असन्नी होते हैं। लेकिन जो पंचेंद्री का भेद होता है उसमें हमें असन्नी का भी भेद मिलता है और सन्नी का भी भेद मिलता है। तो इसीलिए असन्नी पंचेंद्री जो जीव होते हैं, चाहे वो नरक के हो, तिर्यंश हो, मनुष्य हो, देवता हो, कोई भी हो, असन्नी पंचेंद्री जो जीव होते हैं, अगर वो अपर्याप्त अवस्था में काल कर जाते हैं तो अपर्याप्त कहलाते हैं। पर्याप्त होने के बाद ही काल करेंगे तो पर्याप्त जीव कहलाते हैं। असन्नी हो चाहे सन्नी हो। तो पहले हम बात करते हैं कम लेवल की। तो कम लेवल पे क्या ले, हम असन्नी को ले लेते हैं। असन्नी पंचेंद्री हुआ, पंचेंद्री के बाद पहले हम बात कर लेते हैं अपर्याप्त जीव की। फिर हम बात करेंगे असन्नी जीव है लेकिन वो पर्याप्त है, मतलब पर्याप्त होने के बाद ही काल करेगा। फिर अब असन्नी के बाद नंबर आया है सन्नी का। तो सन्नी पंचेंद्री जीव है, वो अपर्याप्त अवस्था में काल करेगा तो अपर्याप्त कहलाया, पर्याप्त अवस्था में काल करेगा तो पर्याप्त कहलाया। पर्याप्त। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 14 जीव के 14 भेद। क्रम से याद रखना तो ज्यादा ही सही रहेगा। सबसे लोएस्ट लेवल से हम बढ़ते 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 हाईएस्ट लेवल पे आए। ये जीव के 14 भेद है। अब इन जीव के 14 भेदों में, हाँ दीदी ये पूरा तो समझ में आया। ऊपर का जो लब्धि पर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त जो बताए थे ना, तो उसमें आवाज नहीं आ रही थी पूरी, प्लीज बताएंगे। लब्धि पर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त में यही बात है, अपर्याप्त और पर्याप्त के ही भेद है। हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि पर्याप्त, लब्धि पर्याप्त में भी हमें दो भेद मिलते हैं ना। एक तो जिसकी प्रोसेस चल रही है पर अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन कंपल्सरी उसकी पूरी होगी ही होगी, तो ऐसा जीव कहलाता है करण अपर्याप्त। और एक होता है करण पर्याप्त, जिसने प्रोसेस पूरी कर ली है। तो इसमें भी हमको करण अपर्याप्त के भेद आते हैं। तो इसीलिए हमको करण अपर्याप्त के जो भेद हैं उसको अपर्याप्त जीव नहीं मानना। अपर्याप्त जीव अगर हम किसी को बोलते हैं तो वो लब्धि से अपर्याप्त है तो ही उसको अपर्याप्त बोलना। इस अपेक्षा से, मतलब जो भी फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे सूक्ष्म केंद्रीय अपर्याप्त अगर है तो ये कंपलसरी अपर्याप्त अवस्था में ही काल करेंगे, ऐसा। ये तो समझ गया था, सिर्फ लब्धि पर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त का समझ नहीं आया हाँ, था। वो यही बात चल रही थी कि लब्धि पर्याप्त मानना इनको और इनको लब्धि अपर्याप्त मानना, मतलब करण अपर्याप्त वाले को फर्स्ट कैटेगरी में नहीं रखना। ठीक है, क्योंकि वो कंपलसरी पर्याप्त होने के बाद ही काल करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये जो 14 भेद हैं, इन 14 भेद में कौन कौन से गुणस्थान पाए जाते हैं? दीदी ठीक है, लब्धि तो सबसे पर्याप्त पहले एक बार और बताओ ना। लब्धि पर्याप्त जीव वो ही होता है जो अपनी स्वयोग्य जितनी भी पर्याप्तियां हैं, केंद्रीय की 4 पर्याप्तियां, द्विंद्रिय की जितनी भी जिसके पास पर्याप्तियां होती हैं उतनी पर्याप्तियां वो पूरी करके ही काल करता है, तो वो जीव क्या कहलाता है? पर्याप्त कहलाता है, जिसको लब्धि पर्याप्त बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम देखते हैं एक एक गुणस्थान, मतलब इन सभी जीवों में कौन कौन से गुणस्थान पाए जाते हैं, या फिर कौन कौन से गुणस्थान में कौन कौन से जीव के भेद पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखें मिथ्या दृष्टि, है ना। अब पहले इसमें कि ये तो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, पता है हमको एकांत मिथ्या दृष्टि होता है। एकांत, हाँ जी, क्योंकि अभी हम क्या किसकी अपेक्षा बोल रहे हैं एकांत मिथ्या दृष्टि, ये मैंने शायद क्लियर भी करा था कुछ क्लास पहले। एकेंद्री को एकांत मिथ्या दृष्टि बोल रहे हैं आगम के मत के अनुसार। ठीक है, कर्म ग्रंथ ये मानता है, कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार एकेंद्री जीव में भी विक्लेंद्री की तरह अपर्याप्त अवस्था में सासदन सम्यक्त्व संभव है। ध्यान में रखना, कर्म ग्रंथ के अनुसार नहीं जाते हुए जब हमें आगम का प्रमाण मिला है, और इस बुक में स्पेशली हम आगम के अनुसार लेके चल रहे हैं, तो इसीलिए हमने एकेंद्री को क्या बताया? एकांत मिथ्या दृष्टि बताया। तो एकेंद्री तो एकांत मिथ्या दृष्टि है, ठीक है।
विकलेंद्री जो है ये द्विंद्री, त्रिंद्री, चतुरिंद्री, इनमें अपर्याप्त अवस्था में ही, देखो ये तो डन, पहले इसको कर लेते हैं। ये एकांत मिथ्या दृष्टि है, तो एकेंद्री, 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 इन चारों भेद में क्या होगा? ओनली एकांत फर्स्ट गुण स्थान, 1 से 14। ओनली फर्स्ट गुण स्थान होगा एकेंद्री जीव में। ठीक है, अब बात आती है द्विंद्री में, त्रिंद्री में, चतुरिंद्री में। विकलेंद्री जो जीव होते हैं, विकलेंद्री के अपर्याप्त का जो भेद होता है, अपर्याप्त के भेद में द्विंद्री का अपर्याप्त, त्रिंद्री का अपर्याप्त, चतुरिंद्री का अपर्याप्त, इनके जो अपर्याप्त के भेद होते हैं, इन अपर्याप्त के भेद में साधन सम्यक्त्व पाया जाता है। इसीलिए अपर्याप्त को अभी नहीं। एक तरफ रखते हैं। अच्छा, साधन सम्यक्त्व पाया जाता है तो इसमें हम दूसरा गुण स्थान दे सकते हैं ना? ठीक है, और इसमें फिफ्थ पॉइंट में एक बार के लिए ये तीनों विकलेंद्री के अपर्याप्त में सास्वदन पाया जाता है। विकलेंद्री तीनों भेद ही हाँ तो वही बोल रही हूँ ना, आवाज नहीं आ रही है ना आपकी। हाँ, तीनों भेद में पाया जा सकता है, द्विंद्री, ओके, त्रिंद्री, मुझे सिर्फ चतुरिंद्री। बेंद्री का ही पता, मुझे सिर्फ बेंद्री का ही पता था। ठीक है, अच्छा हुआ। ठीक है, द्विंद्री, त्रिंद्री, चतुरिंद्री, तीनों के अपर्याप्त में हम क्या ले सकते हैं? सास्वदन। साधन गुण स्थान ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है, साधन गुण स्थान ले सकते हैं। और पर्याप्त होने के बाद वो कंपलसरी क्या होते हैं? पर्याप्त होने के बाद ही देखो, ऐसे समझो एक विकलेंद्री जीव है कोई, द्विंद्री हो, त्रिंद्री हो या चतुरिंद्री हो, वो इतनी अवस्था तक अपर्याप्त था। ठीक है, और फिर वो पर्याप्त बनेगा कंपलसरी। कंपलसरी नहीं है अगर लब्धि हाँ मतलब लब्धि अपर्याप्त जो है, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रही है, लब्धि अपर्याप्त बोल रहे हैं ना यहाँ पे, लब्धि अपर्याप्त में तो साधन होगा ही नहीं। लब्धि अपर्याप्त तो एकांत मिथ्या दृष्टि होता है, सॉरी ये मिटा दूं ना। लब्धि अपर्याप्त जो जीव हैं वो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। ठीक है, तो लब्धि अपर्याप्त वाले सारे जीवों में एकांत मिथ्या दृष्टि मतलब ओनली फर्स्ट गुण स्थान होगा। अगर मैं कुछ कहीं गलत जाऊं ना तो बताते जाना। एक मिनट अनुश्री जी, यहाँ पे अनुश्री जी एक मिनट, यहाँ पे अपर्याप्त लब्धि का ही क्यों लेना? लब्धि अपर्याप्त क्यों? करण अपर्याप्त भी तो हो सकता है ना। यहाँ पे लब्धि का ही क्यों, लब्धि अपर्याप्त का ही क्यों लेना? इंटरनेशनल स्टॉक भी मिल जाएंगे, जैसे अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एक बार ना हम एक बार मिल जाता है। और आपने जो सातवादन समय पर बोला ना, वहाँ पे लब्धि पर्याप्त ही होते हैं जो सातवादन समय लेके पूर्ववत लेके आते हैं ना। हाँ, वो तो लब्धि पर्याप्त मैंने बोला है, अभी वापस रिपीट करवाया है, इसीलिए हमने उनको मिटा के सेकंड से फर्स्ट करा। शोर आ रहा है, शोर आ रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। आवाज एक बार ठीक है, चलते हैं, रुकिए, जैसे है ना उसी क्रम में चलते हैं। चलो एक बार, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो जीव है ये एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। ठीक है, एकांत मिथ्या दृष्टि पहले देख लेते हैं। पर्याप्त जीव है, पर्याप्त विकलेंद्री कंपलसरी एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो इनको हमने एकांत मिथ्या दृष्टि बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्विंद्री, त्रिंद्री, चतुरिंद्री। अपर्याप्त में आके सम्यक दृष्टि और सास्वादन दोनों हो सकता है। ठीक है, होता है, सास्वादन सम्यक दृष्टि भी होता है, पूर्व भाव का लेके आया हुआ, और एकांत मतलब मिथ्या दृष्टि वो भी तो हो ध्यान में है। हाँ, वो तो ध्यान में है। एक बार हाँ, विकलेंद्र का आके अपर्याप्त में पहला और दूसरा दोनों। मतलब बात सिर्फ इतनी है कि अभी जो अपर्याप्त का भेद है उसमें करण अपर्याप्त को भी इंक्लूड करना है, पर ये गड़बड़ क्यों हो रही है ऐसी? चलो मैं एक बार देखती हूँ, एक बार नहीं, यहाँ पे अनुश्री जी, यहाँ पे करण या लब्धि ऐसा कुछ लेना नहीं, जीव के भेद लेने हैं। अपर्याप्त है वो, चाहे वो लब्धि हो या ऐसा। मैं देखती हूँ, क्योंकि जो मतलब ध्यान में जो है ना उस अपेक्षा से यही था कि यहाँ पे लब्धि पर्याप्त वगैरह देखना। एक बार देखते हैं उसको, या तो आप एक बार ठीक है अभी छोड़ दीजिए, या तो हम इस टॉपिक को ही छोड़ के आगे बढ़े, या फिर आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। देख लेते हैं एक बार इसको, जो भी रहेगा आगे फिर
देखेंगे। अभी एकांत मिथ्या दृष्टि में हमने ये भेद हटा दिए, ठीक है। और चलो या तो फिर ना एक एक गुणस्थान वाइज ही चलते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा अभी के लिए, जीव के भेद ना लेते नहीं हुए। देखो 6 भेद लिए हैं ना, दूसरे गुणस्थान में 6 भेद लिए हैं। हाँ तो एक बार हम चलते हैं ना, क्रम से चलते हैं तो हम एक के बाद एक आता जाएगा। देखो सबसे पहले फर्स्ट गुणस्थान ले लेते हैं। फर्स्ट गुणस्थान जो है, फर्स्ट गुणस्थान में हमें पता है कि सभी जीव जो है फर्स्ट गुणस्थान में आ सकते हैं। ऐसे कोई भी जीव नहीं है जिनमें मिथ्या दृष्टि अवस्था नहीं पाई जा सकती हो। कौन से जीव हो सकते हैं एकांत सम्यक दृष्टि? वो होते हैं 5 अनुत्तर विमान वासीदेव। 5 अनुत्तर विमान वासीदेव भले ही सन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त में आते हो, लेकिन उनको हम, उनके अलावा दूसरे भी भेद होते हैं जो मिथ्या दृष्टि में हम सभी को ले सकते हैं। इसीलिए फर्स्ट गुणस्थान में जीव के 14 भेद होते हैं। साधन को एक बार साइड में रखते हैं, थर्ड गुणस्थान ले लेते हैं। थर्ड होता है सम्यक मिथ्या दृष्टि। सम्यक मिथ्या इसको भी नहीं लेते, एक बार हम नीचे से लेते हैं। फिफ्थ गुणस्थान है, फिफ्थ गुणस्थान से 14 पीछे से या तो हम स्टार्ट करें। श्रेणी कौन आरोहण कर सकता है? 8 से 14 वालों की बात करें, उपशमक श्रेणी हो या शपक श्रेणी हो, 8 से 14 वाले कौन हो सकते हैं? ओनली पंचेंद्रिय जीव हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कौन होते हैं? ये मनुष्य होते हैं। और मनुष्य कौन होते हैं? सन्नी मनुष्य होते हैं, पंचेंद्रिय मनुष्य होते हैं। और पर्याप्त अवस्था में ही श्रेणी का आरोहण होता है। मतलब ओनली 14th भेद की हम बात करेंगे। तो 8 से 14 में हम सिर्फ क्या लेंगे? जीव का एक ही भेद लेंगे। उसके बाद फिर छठा सातवां, छठा सातवां कौन हो सकता है? छठा सातवां में संयत हो सकता है। संयत क्या होता है? संयत भी पर्याप्त जीव होता है, सन्नी पंचेंद्रिय जीव होता है। इसीलिए इसमें भी जीव का एक ही भेद लेंगे, जिसको हम 14 नंबर डाल देते हैं, नहीं तो 1 में कंफ्यूजन होगी। 14th भेद हम जीव का लेंगे। ये गुणस्थान है, ये जीव का भेद है। फिर फिफ्थ गुणस्थान है। फिफ्थ गुणस्थान के लिए भी ऐसा बोला जाता है कि जो भी तिर्यंश जीव है, क्योंकि तिर्यंश या मनुष्य भी हो सकते हैं फिफ्थ गुणस्थान में, तो जो तिर्यंश और मनुष्य है, मनुष्य में देशों 9 वर्ष और तिर्यंश में अंतर्मुहूर्त मतलब पर्याप्त होने के अंतर्मुहूर्त में वो क्या कर सकता है? श्रावक व्रत को स्वीकार कर सकता है। और मनुष्य जो होते हैं वो देशों 9 वर्ष के बाद श्रावक व्रत को स्वीकार कर सकते हैं, श्रावक व्रत हो या संयत व्रत, मतलब संयत की अवस्था हो। तो इसीलिए इन दोनों के लिए भी क्या बोला है कि मनुष्य होना चाहिए, मतलब सन्नी होना चाहिए, पंचेंद्रिय होना चाहिए और पर्याप्त होना चाहिए। तो इसमें कौन सा भेद लेंगे हम? ओनली 14th भेद लेंगे, 5वें गुणस्थान में भी। तो इसमें भी ओनली 14th भेद आएगा, है ना। अब हम बात करते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ गुणस्थान में क्या बोला? फोर्थ गुणस्थान में हमारे पास जो भेद हो सकते हैं, फोर्थ किसका होता है? अविरत सम्यक दृष्टि। तो अविरत सम्यक दृष्टि के लिए क्या बताया? अविरत सम्यक दृष्टि, क्योंकि ये वाला जो गुणस्थान है, याद करो ये वाला गुणस्थान ऐसा था कि जिसमें काल करके भी आया जाता है, ऊपर से भी काल करके आ रहे हो, या फिर मतलब विग्रह गति में भी ये वाले गुणस्थान पॉसिबल है, फोर्थ गुणस्थान पॉसिबल है। तो इसीलिए यहाँ पर इस गुणस्थान में जीव फोर्थ गुणस्थान में था पूर्व भाव में, अगले भाव में गया फोर्थ गुणस्थान में है, तो अपर्याप्त अवस्था में उसको क्या हो सकता है? फोर्थ गुणस्थान रह सकता है। लेकिन ये जो जीव होगा वो कौन सा होगा? तो वो सन्नी पंचेंद्रिय का ही जीव होगा। सन्नी पंचेंद्रिय के पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था में ही चौथा गुणस्थान पाया जा सकता है। फोर्थ गुणस्थान बेसिकली होता किस किस का है? नैरेक, देवता, मनुष्य, तिर्यंश, चारों का हो सकता है। लेकिन तिर्यंश में भी हमने क्या बोला कि जो एकेंद्रीय है वो तो एकांत मिथ्या दृष्टि है, और जो विकलेंद्रीय में भी हमने जहाँ डिस्कशन करा कि विकलेंद्रीय में भी पर्याप्त हो अपर्याप्त हो, पर्याप्त अवस्था तो कंपलसरी मिथ्या दृष्टि की रहती है, लेकिन जो अपर्याप्त अवस्था है उसमें साधन के अलावा और कोई सम्यक तो नहीं होता। मतलब अगर हम यहाँ पे फोर्थ गुणस्थान में क्षयोग क्षमिक की बात करें, औपशमिक की बात करें या शायिक की बात करें, वो विकलेंद्रीय को भी पॉसिबल नहीं है। मतलब किसको पॉसिबल होगा? ओनली पंचेंद्रिय को। और उसमें भी पंचेंद्रिय में भी कहा है कि असन्नी पंचेंद्रिय में फोर्थ गुणस्थान पॉसिबल नहीं है, क्योंकि असन्नी पंचेंद्रिय के लिए भी जो तिर्यंश की हम बात करते हैं, जैसे हमने विकलेंद्रिय की बात करी वैसे ही तिर्यंश पंचेंद्रिय की भी बात करते हैं। अब इसमें बात आती है पंचेंद्रिय है लेकिन सन्नी है, तो सन्नी पंचेंद्रिय जीव है, लेकिन उसमें अपर्याप्त अवस्था में भी हो सकता है और पर्याप्त अवस्था में भी फोर्थ गुणस्थान हो सकता है। इसीलिए 14 और 13 दोनों जीव के भेद हम ले सकते हैं।
13, 14। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है थर्ड गुणस्थान की। थर्ड गुणस्थान हमने बोला कि इस गुणस्थान में आने के लिए जीव का पर्याप्त होना आवश्यक है। अपर्याप्त अवस्था में तो थर्ड गुणस्थान पॉसिबल ही नहीं, ओनली पर्याप्त जीव ही श्रद्धा या अश्रद्धा कुछ भी नहीं होना ऐसे वाले भावों में रह सकता है। तो थर्ड गुणस्थान ओनली पर्याप्त को होगा, लेकिन कौन से पर्याप्त को होगा तो वो भी बताया है कि उसके लिए सन्नी पंचेंद्री होना आवश्यक है, सन्नी पंचेंद्री पर्याप्त जीव। तो इसीलिए सन्नी पंचेंद्री पर्याप्त मतलब ओनली 14th जो 14th भेद है उसमें हम क्या मानेंगे, थर्ड गुणस्थान मानेंगे। अब सेकेंड गुणस्थान की जहां बात आ रही है तो सेकेंड गुणस्थान में यहाँ पे जीव के 6 भेद बताए। 6 भेद कौन कौन से बताए, तो पहले तो ये बताया है कि ये तो एकांत मिथ्या दृष्टि है तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, फिर सेकेंड गुणस्थान में ये तो सेकेंड गुणस्थान इन जीवों का तो कंपलसरी हो ही सकता है, और अगर कोई जीव काल करके उत्पन्न हो रहा है तो इसमें भी हो ही सकता है। जैसे कि हम देवता का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि पूर्व भाव का औपशमिक सम्यक वाला है, द्वितीयोपशम वाला ही क्यों ना हो, वो सासादन में गया, सासादन में रहते मतलब सेकंड गुणस्थान में था और वो काल कर गया, देवता में उत्पन्न हुआ, तो अपर्याप्त अवस्था में वो उनके पास रहते ही है। तो 13 और 14 तो लिख ही लेते हैं, 14 भी होता है, 13 का भी भेद होता है। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 हमको लिखना नहीं है। फिर हम जब विक्लेंद्री की बात करते हैं तो विक्लेंद्री के हमारे पास 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद फिर 11 12 होते हैं असन्नी पंचेंद्री के भेद। तो इनके लिए क्या बोला है कि इनकी जो पर्याप्त अवस्था है वो तो एकांत मिथ्या दृष्टि होगी, तो इसमें होगा नहीं, इसमें होगा नहीं, इसमें होगा नहीं और इसमें होगा नहीं। ठीक है, तो ये अवस्थाएं तो हमने हटा दी। अब हमारे पास क्या बची, 5 बची, 7 बची, 9 बची और 11 बची। तो बता रहे हैं कि ये जो अपर्याप्त है वो लब्धि अपर्याप्त और करण मतलब करण अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त दोनों मानना। तो द्विंद्रिय में अपर्याप्त के भेद में जब हम करण अपर्याप्त की बात करते हैं उनमें सासदन सम्यक तो पॉसिबल है, इसीलिए यहाँ पर 5 भी लेंगे, 7 भी लेंगे, 9 भी लेंगे और 11 भी लेंगे। ठीक है, तो ये जो जीव के भेद हैं 4 तो हो गए विक्लेंद्री के, मतलब 3 हो गए विक्लेंद्री के अपर्याप्त और 1 हो गया सन्नी पंचेंद्री का अपर्याप्त, और 13 14 मतलब सन्नी पंचेंद्री के अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों। इसमें सेकेंड गुणस्थान लेना है। ठीक है, अब मैं ये वाला जो पॉइंट है एक बार करण अपर्याप्त लब्धि अपर्याप्त वो एक बार कंफर्म करके आती हूँ। बाकी फिर अभी के लिए जो हमें समझना है वो यही समझ के रख लेते हैं कि जो अपर्याप्त इसमें दिया गया जीव के भेद में उसको लब्धि और करण लब्धि अपर्याप्त हो चाहे करण अपर्याप्त हो दोनों का मान के चलते हैं एक बार के लिए। नहीं नहीं अनुश्री जी, आपके लब्धि अपर्याप्त लेना ही नहीं है, क्योंकि देखिए जो अगर शाश्वत लब्धि अपर्याप्त नहीं लेंगे तो फिर आप लब्धि अपर्याप्त को किस भेद में डालोगे? जीव के 14 ही भेद है हमारे पास, उसमें लेना पड़ेगा हमको। नहीं दूसरे गुणस्थान में नहीं लेंगे, लब्धि अपर्याप्त प्रथम गुणस्थान में आएगा। नहीं वो नहीं बोल रही हूँ मैं, वो तो क्लियर कर ही दिया है, बस मैं इतना ही बोल रही हूँ कि जो अपर्याप्त के भेद है उसमें लब्धि और करण दोनों लेना है। वो दोनों हो सकते हैं। नहीं अभी आप और ये कंफ्यूज हो जाएंगे। दीदी एक बार आप चेक कर लीजिएगा और है ना, एक बार इसको फिर से आराम से बताइए ना, बहुत फास्ट हो गया था, एक बार फिर से बताइए। बहुत ही फास्ट हुआ था, कुछ समझ में नहीं बहुत। हाँ, एक बार थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी हो गया है, सब हो गया है, थोड़ा गड़बड़ भी हो गई है। अभी एक बार के लिए आप इसको रखिए, हम वापस इस वाले द्वार को फिर से एक बार करते हैं। ठीक है, अभी इसमें किसी के डाउट है तो भी आप एक बार नोट करके रखना, जो भी होगा हम सेकेंड टाइम एक बार फिर इसको ले लेंगे। आगे देखते हैं, इसमें अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, और साथ साथ में ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप ये नंबर्स मतलब लिख देना साथ में, इसमें बुक में दिया हुआ नहीं है नंबर के फॉर्म में, तो ये लिख लेना कि कौन कौन से भेद हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट दीदी एक बार इसी को समझा दीजिए ना, समझ तो आया थोड़ा थोड़ा, फिर रिपीट हो जाएगा। हाँ 1 to 14 तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ वही बोल रही थी मैं भी। 1 से 14 के भेद है। देखो क्या बताया, एकांत मिथ्या दृष्टि हो या फिर मतलब एकांत नहीं सॉरी मिथ्या दृष्टि जो गुणस्थान है, इस मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में कौन कौन सा भेद हो सकते हैं जीव के, तो बताया कि सभी ऐसे भेद हैं जिनमें मिथ्या दृष्टि अवस्था पाई जा सकती है, इसीलिए 1 से 14 सभी भेद लिख दिए हमने। फिर हम बात करते हैं, नीचे से चलेंगे तो ज्यादा इजी होगा, 8वें से 14वें गुणस्थान की जो बात करेंगे तो 8वें से 14वां श्रेणी वाले जो गुणस्थान होते हैं ये मनुष्य ही होते हैं, सन्नी पंचेंद्री पर्याप्त होते हैं। तो इसमें हमको ओनली 14th का भेद
लेना है। और उस 14th भेद, जीव के 14th भेद को हमको इसमें इन गुण स्थानों में मानना है। फिर बात आती है 6 से 7 मतलब संयत की। तो संयत जो भी बनता है जीव वो 14 नंबर का ही होना चाहिए, सन्नी होना चाहिए, पंचेंद्रिय होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। 5th गुण स्थान की जब बात करते हैं, अभी भी फास्ट जा रहा है क्या? देखो 8 से 14 समझ आ गया, 6 से 7 समझ आ गया, हाँ हाँ 5th गुण स्थान समझ आया। 5th गुण स्थान में क्या बोला? 5th गुण स्थान श्रावक है, व्रतधारी श्रावक। व्रतधारी श्रावक कोई भी जीव अपर्याप्त अवस्था में नहीं बन सकता, उसको सन्नी होना, पर्याप्त होना कंपलसरी है। तिर्यंश, पंचेंद्रिय और मनुष्य ही श्रावक व्रत को स्वीकार कर सकते हैं, इसीलिए हम आसन्नी, पंचेंद्रिय और विकलेंद्रिय, एकेंद्रिय की बात कर ही नहीं सकते, सिर्फ सन्नी पंचेंद्रिय की बात करेंगे, वो भी पर्याप्त अवस्था में। ठीक है, तो इसीलिए 5th गुण स्थान में हमने सिर्फ 14th भेद लिया। क्लियर है? 5 से लेकर 14 तक। हाँ, इसलिए 14th लिखा हुआ है उसको। हाँ ठीक है, 14th लिखा है। 14th भेद, 14 गुण स्थान नहीं समझना, ये गुण स्थान इसको भी लिख लेते हैं। ये गुण स्थान है और ये जीव के भेद हैं। अब ये हो गया। अब 4th गुण स्थान आया, तो 4th गुण स्थान में, 4th गुण स्थान क्या है? हमने देखा कि 4th गुण स्थान में जीव एक भाव से दूसरे भाव में भी जब जा रहा होता है तो 4th गुण स्थान में रह सकता है। अब मान लो इस भाव में वो कोई भी गुण स्थान में था, 4th गुण स्थान में, या फिर उसके ऊपर के कोई भी गुण स्थानों में था, और फिर वो, हम बोलते हैं ना कि काल करके 4th गुण स्थान में चला जाता है। अगर 11th गुण स्थान से काल किया तो 4th में चले गया, 8th से काल किया तो 4th में चले गया, मतलब जाते ही उसका, जैसे यहाँ पे रहता है यहाँ तक ही उसका 11th या 8th वगैरह ऊपर का था, और अपर्याप्त अवस्था जो अगले भाव की होगी उसमें 4th गुण स्थान उसका कहलाता है। ठीक है, अगर सम्यक दृष्टि है तो अपर्याप्त अवस्था में, सन्नी पंचेंद्रिय अपर्याप्त अवस्था में हम 4th गुण स्थान ले सकते हैं। इसीलिए पर्याप्त में तो पॉसिबल है, लेकिन अपर्याप्त में भी 13th और 14th दोनों भेद में चौथा गुण स्थान आ सकता है। क्लियर है? ठीक, हाँ हाँ। अब थर्ड गुण स्थान की बात करते हैं। 3rd गुण स्थान में जीव कब होता है? ओनली पर्याप्त अवस्था में। अपर्याप्त अवस्था में वो सम्यक मिथ्यात्व की अवस्था में नहीं रह सकता, या तो वो सम्यक्त्व की अवस्था में होगा या फिर मिथ्यात्व की अवस्था में होगा। अगर सम्यक मिथ्या की अवस्था है तो सिर्फ पर्याप्त भेद में ही होती है, वो भी कौन से पर्याप्त? एकेंद्रीय नहीं होगा, विकलेंद्रीय नहीं होगा, असन्नी नहीं होगा, सन्नी पंचेंद्रीय होना कंपलसरी है। सन्नी पंचेंद्रीय के पर्याप्त भेद में ही हमको 3rd गुण स्थान मिल सकता है। 3rd गुण स्थान तक क्लियर है? ओके ओके। अब सेकंड पे आते हैं, तो सेकंड में क्या बताया हमको? सेकंड में तो हमको पता ही है कि हमने देखा ही एग्जाम्पल से कि सन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त में सेकंड गुण स्थान सासाधन आ ही सकता है। द्वितीयोपशम वाला है, मान लो कोई मनुष्य है, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व वाला है, और उसके बाद वो औपशमिक सम्यक्त्व से गिर के सासाधन में आया और मिथ्या दृष्टि बन गया। तो पर्याप्त में तो हमको पता ही है, पंचेंद्रिय, सन्नी पंचेंद्रिय, पर्याप्त में। ठीक है, अब जीव अगर सासाधन में आया, द्वितीयोपशम या प्रथमोपशम से सासाधन में आया और वो काल कर गया, काल करके अगले भाव में वो सासाधन सम्यक्त्व के रूप में ही उत्पन्न हुआ, मतलब सासाधन सम्यक्त्व ही बन के उत्पन्न हुआ, तो उसमें, उस अवस्था में अपर्याप्त के भेद में भी क्या मिल सकता है? सेकंड गुण स्थान मिल सकता है। किसके अपर्याप्त? सन्नी पंचेंद्रिय के अपर्याप्त में। तो हमने 13th पॉइंट लिखा। अब बात करते हैं द्विंद्री, त्रिंद्री, चतुरिंद्री, मतलब विकलेंद्री और असन्नी पंचेंद्री के भेद की। तो इनमें पर्याप्त तो कंपलसरी क्या होते हैं? एकांत मिथ्या दृष्टि ही होते हैं पर्याप्त भेद। पर कभी कभी ऐसा होता है कि पूर्व भाव का सासाधन सम्यक्त्वी जीव अगर इनमें उत्पन्न हो जाए, विकलेंद्री या फिर असन्नी पंचेंद्री में उत्पन्न हो जाए, तो शरीर पर्याप्ति से मतलब पूर्ण शरीर पर्याप्ति पूरी हो उसके पहले ही क्या हो जाता है? वो मिथ्या दृष्टि बन जाता है, मतलब थोड़ा सा अपर्याप्त अवस्था तक, थोड़ी सी देर तक उनके अंदर सासाधन पाया जाता है। तो किस अवस्था में पाया गया? अपर्याप्त अवस्था में। अपर्याप्त अवस्था विकलेंद्री की मतलब द्विंद्री की, त्रिंद्री की मतलब 5th, 7th, 9th और 11th, असन्नी पंचेंद्री की, इनकी अपर्याप्त अवस्था में हमको सेकंड गुण स्थान मिलना पॉसिबल है। क्लियर हुआ अभी? हाँ क्लियर। 5, 7, 9, 11 हो गए, उसके बाद 13, 14 हो गए सन्नी के, और ये सब असन्नी के हैं। अनुसूची सासाधन में काल करेगा तब पॉसिबल है ना ये?
हाँ, सासाधन में काल करेगा तब। हाँ ठीक। ये वाला 14th वाला तो पर्याप्त है, ये वाले ही सब अपर्याप्त है ना। तो सासाधन में काल हम्म किया और हाँ। अगले भाव में उत्पन्न हुआ सासाधन सम्यक्त्वी में ही, हम्म। तो इस अपेक्षा से अपर्याप्त के भेद में लिया है। तो खाली शरीर इंद्रिय पर्याप्ति तक की रहेगा सासाधन इनमें? इंद्रिय तक भी नहीं होता, शरीर तक भी नहीं होता। जैसे ऐसा ना कि सबसे पहले जीव जाता है, अगर उस भाव में उसने आहार ग्रहण किया, उस भाव का आहार पर्याप्ति से पूरा हुआ और उसके बाद कुछ देर बाद वो शरीर पर्याप्ति से पूरा होता है, फिर वो इंद्रिय पर्याप्ति से पूरा होता है, तो वो इस बीच में ही वो सासाधन उसका नष्ट हो जाता है, शरीर पर्याप्ति भी उसकी पूरी नहीं हो पाती और वो मिथ्या अच्छा दृष्टि बन जाता है। ठीक ठीक। ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़े, एक बार आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं ना। हम्म ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वार एक मिनट नंबर एक 20। मिनट। हाँ, द्वार 20 देखते हैं हम। ओके। द्वार 20 निमित्त द्वार। निमित्त का बेसिकली अर्थ, एक जनरल भाषा में अगर हम बोलें कि कोई भी निमित्त बना, तो हम क्या बोल सकते हैं? निमित्त का क्या अर्थ होता है? वजह कारण। वजह कारण, हाँ। वजह बना। जैसे हम बोलते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे कर्मोदय में निमित्त बना है, तो निमित्त बना मतलब क्या? कि हमारे कर्मोदय होने थे, उस कर्मोदय को होने में वो एक रीजन बन गया, निमित्त बन गया ना। तो हम लोग निमित्त के लिए क्या वर्ड मोटा मोटा यूज करते हैं? निमित्त मतलब कारण। जैसे सोमिल वजह भी ब्राह्मण हो होता है, सकती है, कारण भी हो सकता क्या है, मैडम? कारण भी हो सकता है। हाँ। मैडम वही गज होती है, कुसुमाल वजह का बोलो, सोमिल रीजन सोमिल बोलो, ब्राह्मण कारण कारण बोलो। बन गया। क्या? तो सोमिल ब्राह्मण कारण बना गज सुमाल को उसमें होने के लिए हाँ, वो निमित्त बिल्कुल बना बोल ना वो। सकते हैं। हाँ, तो इसकी वजह से या इसके कारण से, इसकी हेल्प से क्या हुआ? हेल्प मतलब एक हेल्प, गुड हेल्प हो या बैड हेल्प हो, जो भी हेल्प हो, कि इसमें ये सहायक बना। किसमें सहायक बना? जैसे अगर हम कर्मोदय में निमित्त बोलेंगे तो कर्मों के उदय में सहायक बना, या कर्मों के उदय में एक तरह से सहायक वर्ड भी बोल सकते हैं कि ये रीजन बना, कारण बना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे 1 से लेकर 14 गुण स्थान है, तो इन सभी गुण स्थानों में जीव किस कारण से रहता है। मतलब अगर कोई जीव, जैसे एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम मिथ्या दृष्टि गुण स्थान का, तो दृष्टि गुण स्थान में जीव क्यों आता है? कारण से आता है। तो हम बोलते हैं कि हमारे या जिस भी जीव के मिथ्यात्व वेदनी का उदय हो जाता है, तो वो जीव क्या करता है? फर्स्ट गुण स्थान में आ जाता है। ये तो हमको पता है ना। अब जैसे हम बात करते सासादन की, तो कोई भी जीव प्रथमोपशम में था, प्रथमोपशम से वो सासादन में आया, जगह ने एक समय या फिर उत्कृष्ट जगह ने एक समय उत्कृष्ट 6 आवलिका के काल में, ये उसका पूरा प्रथमोपशम का काल था। उसमें से जगह ने एक समय या उत्कृष्ट 6 आवलिका के काल में वो जीव का क्या हो गया? A4 का बंद और उदय। बंद उदय दोनों हो बंध गया। या फिर बंध प्लस उदय, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये इन दोनों में से कुछ भी हो गया, तो वो जीव क्या हो जाएगा? D3 के तो उपशम की अवस्था रहती है, तो वो जीव क्या हो जाएगा? सासादन में, मतलब सेकंड गुण स्थान में चला जाएगा। तो सेकंड गुण स्थान में जाने में कौन निमित्त बना? ऐसा बोल सकते हैं ना हम कि कौन इसका रीजन बना, कौन निमित्त बना? तो वो निमित्त बना A4 का बंध या फिर बंध उदय, है ना। तो ऐसे जब जीव के परिणाम आ गए, तो वो जीव के, अगर उसके परिणाम ये वाले नहीं आते, A4 का बंध या फिर उदय के परिणाम नहीं आते, क्योंकि कोई भी कर्म का बंध कर रहे हैं तो उसके कोई किसी तरह के परिणाम आते हैं हमारे। जैसे हम आयुष्य के लिए हमने रीजन देखे थे कि 16 प्रकार का जो बंध का रीजन है, और बाकी हमने 8 ही कर्मों में देखे ना, सबसे इनिशियल फाउंडेशन लेवल पे, कि हर कर्म के बंध का कुछ ना कुछ कारण होता है। ज्ञानावर्णी कर्म के 6 कारण होते हैं, दर्शनावर्णी बंध के 6 कारण होते हैं। तो ऐसे ही जब भी बंध का रीजन बना, तो वो क्या बना? जीव के परिणाम ही बने उसका रीजन, आत्मा के परिणाम जो होते हैं। तो इस टाइप के जीव के, आत्मा के जो भी परिणाम है, वो बंध का रीजन बनते हैं, और उदय आना होता है कर्म का, तो वो उदय में आते हैं। तो ऐसे ही हम उदय है, बंध है, ये सब क्या क्या किसी किसी कर्म की उपशम की। अब जैसे 11th गुण स्थान है, 11th गुण स्थान में क्या रीजन बना? कैसे, किस वजह से जीव 11th में पहुंचा?
क्योंकि उसके क्या हुआ, चारित्र में होने का पूर्ण उपशम हो गया, पूरी तरह से उपशम हुआ, इसीलिए तो वो 11th में गया। तो ऐसे ही हमको निमित्त द्वार में एक एक गुण स्थान में जाने का रीजन ढूंढना है कि किस वजह से जीव उस गुण स्थान में जाता है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में जीव जब जाता है तो उसका रीजन कौन बनता है, मिथ्यात्व वेदनी का उदय। मिथ्यात्व वेदनी का उदय आता है और जीव फर्स्ट गुण स्थान में चला जाता है। सेकेंड गुण स्थान में आता है सासाधन सम्यक दृष्टि। सासाधन सम्यक दृष्टि कब आता है, कब बनता है, मतलब कब आता है सासाधन सम्यक दृष्टि गुण स्थान में, जब उसके D3 का उपशम की अवस्था है लेकिन A4 के बंध आदि। यहाँ पे वर्ड क्या दे दिया है, बंध आदि। अब बंध आदि में हम समझ गए, बंध आदि मतलब क्या, प्रथमोपशम से आया होगा तो बंध प्लस उदय, द्वितीय उपशम से आया होगा तो ओनली बंध फर्स्ट समय पर हुआ, और उसके बाद जितने टाइम तक वो द्वितीय ये इसमें दूसरे गुण स्थान में रहता है तब तक उसका बंध उदय वगैरह चलता रहता है। तो बंध आदि आदि के योग्य, अच्छा आदि वर्ड नहीं दिया हुआ ना, बंध के योग्य बोला है, बंध के योग का सहायक परिणाम। बंध के योग्य कि बंध के योग्य जो भी जीव के परिणाम है, उन परिणाम के कारण से जीव क्या करता है, सेकंड गुण स्थान में रहता है या सेकंड गुण स्थान में आता है प्लस रहता है। दोनों की बात है कि सेकंड में जितने टाइम तक रहा और जिस वजह से आया, दोनों की बात है। ठीक है, तो उपशम D3 का उपशम और A4 के बंध योग्य परिणाम, कौन से परिणाम, आत्मा के परिणाम। आत्मा के परिणाम कैसे वाले, काशायिक परिणाम, क्योंकि ऑफकोर्स ये बैड वाले परिणाम है, तो बैड वाले परिणाम को हमने क्या नाम दे दिया, कषाय के लेवल के, काशायिक परिणाम। फिर थर्ड गुण स्थान की बात करते हैं। थर्ड गुण स्थान कौन सा है, सम्यक मिथ्या वेदनी। सम्यक मिथ्या वेदनी गुण, सम्यक मिथ्या दृष्टि जो गुण स्थान होता है उसमें क्या होता है, सम्यक मिथ्यात्व का उदय होता है, सम्यक मिथ्यात्व का उदय। फोर्थ गुण स्थान में क्या होता है, फोर्थ गुण स्थान में जीव जब होता है तो फोर्थ गुण स्थान में क्या क्या होता है, एक तो शायोपशमिक सम्यक तो होता है, शायिक सम्यक तो होता है, नहीं औपशमिक लिख लेते पहले, औपशमिक सम्यक तो होता है, और तीसरा क्या होता है, पश्चिमिक क्षयिक सम्यक होता है। ठीक है, अब क्षयोपशमिक में क्या अवस्था होती है, तो क्षयोपशमिक में, औपशमिक में, क्षयिक में। क्षयिक में तो D3 की क्या होती है अवस्था, जैसे ऐसी बात करें D3 का, D3 का क्षय रहता है। ठीक है, A4 का क्या रहता है, क्षय। औपशमिक में D3 का क्या होता है, उपशम होता है। A4 का क्या होता है, क्षय भी हो सकता है, मतलब क्षयोपशम भी हो सकता है अगर प्रथमोपशम है तो, और क्षय भी हो सकता है अगर द्वितीय उपशम है तो। ठीक है, तो दोनों अवस्थाएं हो सकती हैं। क्षयोपशमिक में D3 की और A4 की, मतलब D7 की टोटल क्षयोपशम की अवस्था होती है। इसमें क्षय उपशम या क्षय उपशम या क्षयोपशम की कुछ भी अवस्था हो सकती है। क्षय, क्षयोपशम या उपशम, इसके ना डिफरेंट डिफरेंट मतलब भंग भी बनता है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें रहती है, क्षयोपशमिक के अलग अलग टाइप का होता है। इसीलिए हमको इन दोनों का तो पता ही है, इन दोनों से ही हमारा निकल रहा है कि D3 के क्षय या फिर उपशम की अवस्था हो, या फिर ये A4 D3 का क्षय उपशम या क्षयोपशम की अवस्था है, या फिर A4 के क्षय या फिर क्षयोपशम की अवस्था है। A4 का उपशम होता है क्या कभी, नहीं नहीं होता। क्षयोपशम होता है। तो इसको भी अगर D7 ना लिख के, D7 की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी मतलब वो रहती है भेद, बाकी इसको ऐसे लिख दो D3 में तीनों ऑप्शन है और A4 में क्षय या फिर क्षयोपशम का ही ऑप्शन होता है, वहां पे उपशम नहीं होता। ठीक है, तो D3 का क्षय, क्षयोपशम या उपशम, और A4 का क्षय या फिर क्षयोपशम,
ऐसी जो अवस्था होती है वो निमित्त बनती है फोर्थ गुण स्थान में रहने की। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ फिफ्थ गुण स्थान, फिफ्थ गुण स्थान में कोई जीव प्रवेश करता है तो क्या हुआ? फिफ्थ गुण स्थान अभी तक फिफ्थ में क्यों नहीं आ पा रहा था? मोटा रीजन क्या है? मोहनी कर्म। वैसे तो हम मोहनी कर्म की ही बात करेंगे क्योंकि ये सभी गुण स्थानों में अगर कोई जीव है तो मोटा मोटी मोहनी कर्म का जैसा जैसा लेवल, जैसा जैसा फल होता है उसके अकॉर्डिंग जीव रहता है। अब फिफ्थ में क्यों नहीं आया था अभी तक? अविरत क्यों था? दीदी 4 का पहले एक बार और रिपीट करिए ना। फोर्थ गुण स्थान में जीव 3 टाइप के सम्यक्त्व में रहता है, शयोपशमिक, औपशमिक, शायिक। अब इन सब की जो अवस्थाएं होती हैं, इन अवस्थाओं में D3 का क्षय, शयोपशम या उपशम पॉसिबल है। औपशमिक है तो उपशम है, शायिक है तो क्षय है, और शयोपशमिक में शयोपशम की अवस्था भी पॉसिबल होती है। और A4 का शयोपशम या फिर क्षय, ये 2 अवस्था पॉसिबल होती हैं। इनके रीजन से जीव फोर्थ गुण स्थान में रहता है। ठीक है, अब फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ में जीव अभी तक क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि AP4 का मतलब अप्रत्याख्यान का क्या चल रहा था? उदय चल रहा था फोर्थ गुण स्थान में। थर्ड में भी चल रहा था, सेकंड में भी चल रहा था, फर्स्ट में भी चल रहा था, चारों अविरत है क्योंकि अप्रत्याख्यान का उदय चल रहा था। पर जब अप्रत्याख्यान का क्या होता है? क्षयोपशम, क्षय नहीं, क्षयोपशम। क्षयोपशम होता है क्योंकि ये क्या है? AP4 क्या है? चारित्र मोहनी की प्रकृति है ना। चारित्र मोहनी की प्रकृतियों का क्षय कब होता है? ध्यान आया आपको? हमने उपशमक श्रेणी और शपथ श्रेणी पढ़ी थी। श्रेणी में होता है। अभी गुणस्थान तो हमने नहीं पढ़ा है, पर इतना जरूर पढ़ा है कि शपथ श्रेणी में 21 प्रकृति किसकी होती है? चारित्र मोहनी की होती है ना। तो चारित्र मोहनी की प्रकृति का अगर हम क्षय की बात करेंगे तो फिर तो हम शपथ श्रेणी आरोहण की बात कर रहे हैं, पर अभी तो हमारा फिफ्थ गुण स्थान है। तो जब हमारा, अब जैसे हम अगर श्रावक में अभी व्रतधारी श्रावक हैं हम, और व्रतधारी श्रावक में क्यों पहुंचे? क्योंकि हमारे AP4 का क्या हुआ? क्षयोपशम हुआ। अप्रत्याख्यान चतुष्क का क्षयोपशम हुआ, और इसके साथ साथ में अप्रत्याख्यान चतुष्क और संज्वलन चतुष्क का भी क्या हुआ? क्षयोपशम। नौ कषाय का क्षयोपशम। इसमें प्रत्याख्यानावरण की बात क्यों नहीं लिखी फिर? ठीक है, एक बार को ये भी पूछती हूँ मैं, डाउट मार्क कर लेती हूँ। बाकी AP4 संज्वलन, प्रत्याख्यानावरण कैसे चौथे में जा सकता है? सिक्स्थ में हम निमित्त में बात कर रहे हैं, तो फिर फिफ्थ में? अच्छा, इसलिए हाँ, ध्यान में आया है, क्यों नहीं बोल सकते इसको। पर क्षयोपशम तो रहता ही है। उदय होता है, माना कि उनका उदय है, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें। चलो मैं एक बार पूछती हूँ। पहले ही तो लिया ना है, प्रत्याख्यान का पहले नहीं लिया ना, इतनी प्रकृति लेते हैं ना। नहीं, असल में श्रावक को भी प्रत्याख्यान तो संज्वलन श्रावक है ना, प्रत्याख्यान से तो धातु बन रहता है। जाएगा, संयत बन जाएगा। नहीं, क्षयोपशम रहता है। देखते हैं एक बार देखते हैं। इसका भी मैं डाउट मार्क करके रखी हुई हूँ, इसको देख लेंगे एक बार। अभी क्या, फिर डाउट तो डाउट ही रह जाता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं अभी के लिए। AP4 और S4 और 9 नौ कषाय का क्या बोला है? तीनों का क्षयोपशम बोला है। किसमें? फिफ्थ गुण स्थान में। और सिक्स्थ गुण स्थान में प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन और नौ कषाय। इसलिए कंचन आंटी जी ने बोला था, देखिए 5वें गुण हमारा अभी कितने प्रकृति का क्षयोपशम चल रहा है, तब 17 प्रकृतियां ऐसे। फिफ्थ में अप्रत्याख्यान लिखा हुआ है ना, 17 प्रकृति का क्षयोपशम चल रहा है श्रावक का भी करके। 17 हो गई ना, 9 और 8। अप्रत्याख्यान क्यों नहीं? अप्रत्याख्यान का क्यों क्षयोपशम बोला है फिर? यहाँ लिखा हुआ है। अप्रत्याख्यान का क्षयोपशम है ही है, क्योंकि श्रावक प्रत्याख्यान का उदय है, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से चारित्र नहीं बना, इसके लिए उदय तो लेकिन है। श्रावक का और साधु का आके संज्वलन और नौ कषाय का क्षयोपशम रहता है।
ये कंचन आंटी से मैं अच्छी तरह जब संयोगक्षम का वो थोकड़ा चल रहा था ना, तब भी यही बोल रहे थे हमारे। हाँ। और पूछा भी था नहीं क्लास नहीं में जयविंदर कितनी जी, प्रकृति का ऐसे है। संयोगक्षम चल रहा है, तब बोले थे 17 प्रकृतियां हैं। नहीं नहीं जयविंदर जी, 21 प्रकृतियों को बोला था उन्होंने। संजुलन की भी चल रही है हमारी तरफ, उससे हाँ वही तो। प्रत्यास्थान की चल रही। हाँ जी। तो 17 कैसे हुई? नहीं 21 कैसे हुई? 17 ही तो हुई। चार उसी संजुलन की ठीक जमा है, करेंगे एक ना। बार हम वो ठीक है डिस्कशन ना अभी दीदी, नहीं एक लें। बार छोड़ दीजिए ना, इतना हाँ, वो करने से तो एक एक बार बार छोड़ ना वो दीजिए। डिस्कशन नहीं लें तो ज्यादा बेटर होगा। जहाँ कंफ्यूजन है डाउट मार्क करके मैं यस पूछ यस, के और अच्छे से बताती हूँ। ओके। ठीक है, तो अभी इसको भी छोड़ना। फिर अभी फिफ्थ गुणस्थान सिक्स्थ गुणस्थान नहीं लेते हैं, सेवेंथ एट्थ नहीं लेते हैं, आगे देखते हैं फिर। अब मैंने रब कर दिया, आप लोगों को स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना था, एक बार मैं वापस बना के फिर आपको भेजती हूँ। ठीक, एक बार फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ को छोड़ देते हैं, नाइन्थ गुणस्थान का देख लेते हैं, अगर वो भी समझ आए तो छोड़ देते हैं। एट्थ नाइन टेन श्रेणी के दूसरा तीनों ये गुणस्थान लीजिए छोड़ ना, देते हैं, श्रेणी के गुणस्थान छोड़ देते दूसरा हैं ही एक बार वो के ले लिए। लीजिए। 5 से लेकर 10 तक हमने छोड़ा है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 11वां गुणस्थान, 11वां गुणस्थान में क्या निमित्त बना? उपशम। किसका उपशम? हमने ओनली चारित्र मोहिनी की प्रकृतियों के ऊपर हम जो वर्क करते हैं वो होती है उपशमक श्रेणी। तो चारित्र मोहिनी की प्रकृतियों का मतलब कितनी? 21 प्रकृति। 21 प्रकृति की बात क्यों करते हैं? चारित्र मोहिनी की तो टोटल कितनी प्रकृतियां होती हैं? 25 26 27 28 25 होती हैं। 28 टोटल होती 25 है। प्रकृति होती हैं। अच्छा हाँ, चारित्र की 25 बराबर। 28 चारित्र मोहिनी की टोटल 25 प्रकृति। प्रकृति होती हैं। हाँ इन हाँ 25 प्रकृतियों में से जीव 21 प्रकृतियों का उपशम करते हुए श्रेणी का आरोहण करता है। उसके लिए रीजन ये है कि जो हमने जो 4 प्रकृति की बात नहीं करी है वो अनंतानुबंधी चतुष्क है। हाँ, मैं बोल रही हूँ, प्लीज मुझे मौका दीजिए बोलने के लिए। A4 का जब हम क्षय की अवस्था हो जाती है उसके बाद ही जीव क्या करता है? श्रेणी का आरोहण करता है। A4 नहीं होता उनके सत्ता में, और बची हुई 21 प्रकृति जो है 21 प्रकृति पे वो वर्क करता है। उसके उपशमन की प्रोसेस होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? उपशमक श्रेणी बोलते हैं। तो उपशम की जब पूर्ण अवस्था हो जाती, जब हम श्रेणी मतलब उपशमन की प्रोसेस चलती है तो हम बोलते हैं 8 9 10 गुणस्थान में प्रोसेस चल रही है, इसीलिए ये गुणस्थान क्या है? श्रेणी के गुणस्थान है। और इसमें उसके उपशमन की पूर्ण मतलब पूर्ण रूप से वो उपशमन हो जाते हैं। 21 की 21 सारी की सारी प्रकृतियां मतलब चारित्र मोहिनी टोटल, चारित्र मोहिनी कर्म टोटल रूप से उपशम को प्राप्त हो जाता है। इस वजह से ही जीव 11वें गुणस्थान में आता है। तो चारित्र मोहिनी कर्म के उपशम की जो अवस्था होती है वो क्या होती है? इसमें निमित्त बनती है। फिर अगर जीव 12वें गुणस्थान में आया तो 12वें गुणस्थान में कैसे आया? क्योंकि ये क्या है? क्षीण मोह। ये तो उपशांत मोह गुणस्थान है और ये है क्षीण मोह गुणस्थान। मतलब मोहिनी कर्म की, मोहिनी कर्म मतलब क्या? क्योंकि D3 की तो ऑफकोर्स हम क्या कर देते हैं? D3 का क्षय कर देते हैं और A4 का भी क्षय कर देते हैं जब उसमें चढ़ते हैं श्रेणी में। तो इसमें सम्यक वेदनी की तो सॉरी क्या बोलते हैं, दर्शन मोहिनी की तो प्रकृति बचती ही नहीं है। और उसके बाद चारित्र मोहिनी का भी क्या कर दिया है? क्षय कर दिया। क्षय करते हुए ऊपर बढ़े, और जब टोटल दर्शन मोहिनी का भी क्षय हो चुका था और चारित्र मोहिनी की प्रकृतियों का भी क्षय कर दिया, मतलब ओवरऑल हमने मोहिनी कर्म का क्या कर दिया? पूर्ण रूप से क्षय कर दिया। तो इसके बाद क्या हो जाता है? जब जीव इसको क्षय कर देता है तो वो 12वें गुणस्थान को प्राप्त हो जाता है। अब ये 12वें गुणस्थान प्राप्त कैसे हुआ? तो 8 9 10 के बाद में प्राप्त हुआ। कौन सा था गुणस्थान 8 9 10 का? श्रेणी का गुणस्थान था। और अगर 10 के बाद 12 में प्राप्त हुआ तो वो कौन सी श्रेणी थी? शपक श्रेणी। और शपक श्रेणी में क्या होता है? जीव के चारित्र मोहिनी की प्रकृतियों को क्षय करते हैं। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि श्रेणी आरोहण के लिए, चाहे वो उपशमक हो या शपक हो, कोई भी श्रेणी आरोहण के लिए D7 को तो हमने क्या करा था? क्षय करा ही था। तो सिर्फ D7 को ना बोलते हुए अभी एक मिनट के लिए मतलब एक बार के लिए हम ऐसा बोल देते हैं कि चारित्र मोहिनी का जब उसने क्षय कर दिया तो जीव क्या आया? 12वें गुणस्थान में आया। ये इसके बोलने से ये अंडरस्टूड है कि D7 का ऑलरेडी क्षय हो चुका है, तभी वो श्रेणी का आरोहण उसने किया था। और चारित्र मोहिनी का भी जैसे ही क्षय हुआ तो जीव 12वें गुणस्थान में आ गया। तो 12वें गुणस्थान में आने के लिए निमित्त कौन बना? चारित्र मोहिनी का, चारित्र मोहिनी कर्म का पूर्ण क्षय।
अब जीव 13 गुण स्थान में कैसे आता है? 13 गुण स्थान में केवली अवस्था को प्राप्त करने के लिए जीव के ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म का क्या होना चाहिए? पूर्ण रूप से क्षय होना चाहिए। तो पूर्ण रूप से जो क्षय की अवस्था होती है वो क्या होता है? 13th गुण स्थान। लेकिन 13th और 14th में डिफरेंस क्या रह जाएगा? तो डिफरेंस ये रहा कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय का तो पूर्ण क्षय हो गया, और उसके साथ साथ में अभी उसके योग का सद्भाव है, मतलब योग एक्टिव है, ऐसा सिंपल भाषा में बोल सकते हैं। योग का सद्भाव मतलब योग एक्टिव होना है। ये दोनों क्या बनते हैं? रीजन बनते हैं जीव के 13th गुण स्थान में रहने के। और जब उसके योग एंड होने में होते हैं, मतलब योग का निरोध कर देता है और अयोग्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तो वो जीव होता है 14 गुण स्थान वाला। तो 14 गुण स्थान में क्या है? योग का अभाव है। योग का अभाव है, लेकिन साथ ही साथ क्या चल रहा है? कर्म कौन से है? तो 4 अघाती कर्म का उदय है। लेकिन अब ये अगर बोलेंगे कि 4 अघाती कर्म का उदय निमित्त बना 14 गुण स्थान में रहने का, तो इन सब में नहीं चल रहा था क्या? तो वो अंडरस्टूड है कि 4 अघाती कर्म का उदय सभी गुण स्थानों में चल रहा था, 1 से लेकर 14 तक। लेकिन 4 अघाती का उदय स्पेशली हमने इसके लिए निमित्त बोला, मतलब इसके पहले जो भी प्रोसेस थी वो अंडरस्टूड है। जैसे हमने यहाँ पर बोला कि चारित्र मोहिनी के क्षय से 12th गुण स्थान प्राप्त हुआ, तो हम बोलेंगे कि क्या दर्शन मोहिनी का क्षय से प्राप्त नहीं होता? तो वो अंडरस्टूड था कि दर्शन मोहिनी के क्षय से ऑलरेडी हम आगे बढ़े और फिर श्रेणी आरोहण करके हम चारित्र मोहिनी के क्षय की अवस्था पे आए और हमको 12th गुण स्थान मिला, मतलब क्षय करने के बाद 12th गुण स्थान मिला। ठीक है, तो अभी ये क्लियर हो गया है एक बार के लिए। 5 से 10 को छोड़कर 1 से 4 और 11 से 14 कंप्लीट क्लियर हो गया क्या? हाँ। दीदी नेक्स्ट क्लास में थोड़ा वापस कराना पड़ेगा, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ क्लियर है। हाँ, मैं एक बार असल में पीछे के ना थोड़े से पेशेंस के साथ में पढ़ना होगा, थोड़ा सा करते हैं आगे, थोड़ा धैर्य रखिए, आगे पढ़ते जाएंगे। और हुआ तो हम वापस एक बार रिपीट भी कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे इसको अच्छे से वापस। थोड़ा लोग भी पढ़ के आएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ बिल्कुल, देखो हर कोई व्यक्ति क्लास में हाईएस्ट लेवल का नहीं होता, मतलब कितने ही, क्योंकि मुझे पता है ना कितने स्टूडेंट्स हमारी क्लास में ऐसे हैं जिनको एकदम बेसिक लेवल से करवाना। मेरे को आंटी भी मतलब ये बात बोले थे, हमने सबको जोड़ के रखा है, तो हमको सबको साथ में लेते हुए सामंजस्य के साथ चलना ज्यादा सही होता है। तो इसीलिए हम एकदम धैर्य के साथ, और स्पेशली मेरी बात सुनिए, मेरे को मौका दीजिए थोड़ा बोलने के लिए, और साथ साथ में करते जाएंगे तो फिर होता जाएगा, क्योंकि हमको सबके लेवल को एडजस्ट करते हुए चलना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं आज क्लास में। अभी इसमें भी कोई डाउट है तो आप एक बार नोट कर लेना, जैसा भी होगा हम आगे की क्लासेस में देखते हैं। ठीक है। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्पृह बने, अनासक्त बने, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय